गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नैदानिक पोषण और आहारिकी के क्षेत्र में करियर के लिए आवश्यक कौशलों की जानकारी प्राप्त करेंगे। एक व्यावसायिक नैदानिक पोषण विशेषज्ञ या आहार विशेषज्ञ में कौन कौन से कौशल होने चाहिए। फर्स्ट है रोग के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, विभिन्न पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में परिवर्तन, बीमारी के अनुरूप पोषक तत्वों की आवश्यकता, आवश्यक आहारीय संशोधनों के प्रकार, परंपरागत और जातीय पाक विधियों का ज्ञान तथा रोगियों के प्रभावी रूप से बातचीत के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान एवं कौशल होना जरूरी होता है। तब हम एक आहारिकी विशेषज्ञ बन सकते हैं। जैसा कि हमारे ये जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है, ये क्या फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि रोग के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन, भाई जो आहार की विशेषज्ञ का कार्य यही होता है, इसी समय होता है कि जब वो रोग के दौरान कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उस समय बीमारी के अनुरूप ही हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उस समय हम किससे परामर्श लेते हैं? एक नैदानिक पोषण विशेषज्ञ से हम परामर्श लेते हैं। और एक नैदानिक पोषण विशेषज्ञ पर हम कब विश्वास करते हैं? जब वह इस कार्य में पारंगत हो, उसमें कौशल हो, यानी उसको मतलब कई भाषाओं का ज्ञान होगा, उसके अंदर बातचीत करने का कौशल होगा। क्योंकि भारत देश जो हमारा है, कहीं तो वर्ल्ड लेवल पे भी कह सकते हैं कि कई प्रकार की भाषाएं हमारे यहाँ पे प्रचलित है, क्षेत्र के अकॉर्डिंग भाषाएं प्रचलित है। तो जो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ है, उसे हर क्षेत्र की लैंग्वेज आनी चाहिए, ज़्यादा 3 से 4 लैंग्वेज तो उसको आनी ही चाहिए, तभी वह मरीज की अच्छे से सहायता कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता है। फिर है नैदानिक और जैव रासायनिक मापदंडों का उपयोग कर रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करने का कौशल। अब देखिए, नैदानिक और जैव रासायनिकी मापदंडों का उपयोग कर रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करने का भी कौशल हमें होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति को जो हमारे पास आया है सलाह लेने के लिए, पहले आप उसकी बीमारी के बारे में समझिए कि उसे बीमारी क्या है, और उस बीमारी को जानने के बाद आप में ये कौशल होना चाहिए कि जो ये बीमारी से है ये कौन सी है और इसमें किस प्रकार की हमें सलाह देनी चाहिए। तो ऐसा भी एक मूल्यांकन करने का कौशल भी एक नैदानिक पोषण विशेषज्ञ में होना चाहिए। रोगी के रोग की प्रकृति तथा उसकी तीव्रता और उसकी शारीरिक अवस्था के अनुरूप आहार योजना तैयार करने का कौशल। अब देखिए, सबसे पहले रोगी की उसका तो पता चल गया कि इसे किस प्रकार का रोग है, लेकिन इस रोग के अंतर्गत भी हमें रोगी की प्रकृति को समझना है कि यह इस चीज़ को सहन कर सकता है या नहीं कर सकता, इसे किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को जानते हुए या उनको ध्यान में रखते हुए हमें उसे एक आहार योजना तैयार करनी होगी। फिर है नेक्स्ट, रोगियों को उचित आहार की सलाह देना तथा उनका निरीक्षण करने का कौशल भी हमें होना चाहिए। यानी उसकी निरीक्षण करने का कौशल भी हमारे अंतर्गत होना चाहिए। फिर आहार की सलाह देते समय प्रभावी बातचीत करने का कौशल। भाई बातचीत करने का कौशल, क्योंकि बातों की मिठास जब होती तो हर किसी को हम अपनी तरफ प्रभावित कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर, हमारे बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है। कोई भी कार्य हम करते हैं, बिजनेस जब हम करते हैं,
और जब उसकी तरक्की होती है तो किस आधार पे होती है? हमारे बिहेवियर के आधार पर होती है, हमारे पैसों से या हमारे प्रोडक्ट से उसे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हमारा जब व्यवहार अच्छा होता है तो हम उन चीज़ों को बहुत ही प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। फिर है आहार रोगी के सांस्कृतिक वातावरण को समझना तथा उसके द्वारा माने जाने वाली भोजन मिथ्याओं को बातचीत द्वारा समझाने का कौशल। यह जरूरी है कि व्यवसाय को पोषण, भोजन विज्ञान, भोजन संगठन, नैदानिक पोषण और आहारिकी या चिकित्सा पोषण उपचार अथवा चिकित्सीय पोषण प्रबंधन के क्षेत्र का सिद्धांतों और व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। भाई जिस चीज़ के बारे में उसने जो पीएचडी करी है, जो भी करा है उन्होंने, तो उसके बारे में उसे पहले से पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी सैद्धांतिक भी होनी चाहिए और व्यवहारिक भी होनी चाहिए, और दोनों ही ज्ञान जरूरी होना होता है, क्योंकि कई बार हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती है। अब है नेक्स्ट है हमारा नैदानिक आहार विशेषज्ञों और आहार विशेषज्ञों को जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान, जैव रसायन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है उन्हें भोजन सुरक्षा, खाद्य गुणवत्ता और आश्वासन, खाद्य कानूनों और नियमों, भोजन तैयार करने, उसके भंडारण, उसको परोसने के विभिन्न उपकरणों के रखरखाव और प्रभावी उपयोग का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए। यानी उस व्यक्ति को, भाई मान लो उसने एक आहार की योजना तैयार करी या फिर उसके ऑब्जर्वेशन में कोई पेशेंट है, तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हमारे खाद्य वस्तुओं पर जो भी नियम कानून बने हुए हैं उनका ध्यान रखना है, भोजन तैयार करने, उसके भंडारण और परोसने के विभिन्न उपकरण आदि की भी उसे सारी नॉलेज होनी चाहिए। उसका रखरखाव कैसे करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी एक आहार की विशेषज्ञ को होनी चाहिए। नेक्स्ट है भोजन परोसने के प्रबंधन और तैयार किए जाने वाले भोजन की मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। उन्हें बही खाता और हिसाब किताब या रिकॉर्ड रखने का मूलभूत ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमारे पास होती है वो सारी रिटर्न में होनी चाहिए। हमने किस समय किस पेशेंट को देखा, उसकी आहार योजना किस तारीख में किस समय हमने उसे सलाह दी या उसे ट्रीटमेंट अपना दिया, तो ये सारी चीज़ें का जो हिसाब किताब आदि सब चीज़ें उसके पास एक रिकॉर्ड के तहत होनी चाहिए। किसी भी नैदानिक या आहार विशेषज्ञ का मुख्य कार्य रोगियों को आहार संबंधी परामर्श देना होता है। हम जानते हैं कि कोई भी रोगी में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन लाता है। परामर्श सेवा एक कला और एक विज्ञान है। देखिए, परामर्श सेवा काउंसलिंग जहाँ पे होती है, आहार के क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में काउंसलिंग होती है। हर चीज़ के लिए परामर्श केंद्र खोले गए हैं, जो क्या होती है, एक कला भी होता है, दूसरा एक विज्ञान भी होता है। यानी हम अपनी टेक्निक के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से हम इन चीज़ों का में एक अच्छा खासा विस्तार कर सकते हैं। दूसरा विज्ञान इसलिए कि हम इनमें हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, यानी व्यवस्थित रूप से हम हर चीज़ को बताते हैं। एक अच्छा आहार परामर्शदाता बनने के लिए आहार विशेषज्ञों को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा और परामर्श सेवा का ज्ञान होना चाहिए।
उपरोक्त के अतिरिक्त नैदानिक पोषण विद को निम्न का अतिरिक्त ज्ञान भी होना चाहिए। अब इन सब के ज्ञान के अलावा भी और भी कई ज्ञान हैं जो एक नैदानिक पोषण विद में होने चाहिए। फर्स्ट, महामारी विज्ञान, यानी कोई भी महामारी फैलती है तो उसके बारे में भी उसे नॉलेज होनी ही चाहिए। सेकंड, और उस समय जब ये महामारी फैलती है तो उस समय उसे कौन सा भोजन की एक आहार तालिका तैयार करनी है, इन सब चीज़ों की भी जानकारी एक पोषणविद को होनी चाहिए। सेकंड, आहार के विकार के कौन सा भोजन ग्रहण करने से कौन सा विकार उत्पन्न होता है, इन सब चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। थर्ड है रोगी के उत्पन्न होने और व्यापकता के पैटर्न का ज्ञान। रोग उत्पन्न होता है तो उसकी व्यापकता का भी उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति को जो रोग है उसकी व्यापकता क्या है, वो कितने तेज गति से बढ़ सकता है या घट सकता है। तो इस अवस्था में हमें रोगी को कौन सा आहार देना चाहिए। फिर है रोगियों की संख्या का सर्वेक्षण करने का कौशल, यानी रोगी का सर्वेक्षण करने का कौशल भी उसमें होना चाहिए। जैव रसायन मानदंडों का उपयोग कर प्रयोगशाला में शोध में कौशल। फिर है लास्ट इसमें 6, विभिन्न आहारों, औषधियों और पोषक पूरकों की उपयोगिता का पता लगाने के लिए रोगियों के साथ प्रयोगात्मक रूपरेखा तैयार करने का कौशल। नैदानिक पोषण और आहार के क्षेत्र में जीविका की तैयारी। यदि कोई आहार विशेषज्ञ बनना चाहता है तो उसे कम से कम आहारिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पास करना होगा। अब देखिए इसमें जीविका की तैयारी। सेकंड टॉपिक है हमारा इसमें नैदानिक पोषण और आहार के क्षेत्र में जीविका की तैयारी हम किस प्रकार से, यानी यदि कोई हम आहार विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो हमें हमारे पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। देखिए उसे कम से कम आहारिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पास करना होगा और साथ ही इंटर्नशिप करनी होगी जिससे कि वह पंजीकृत आहार विशेषज्ञ के योग्य हो सके, जिनके पास जीवन विज्ञान, जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी या जैव प्रौद्योगिकी में बीएससी की डिग्री है, वे इस क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर पर प्रवेश पा सकता है। अब देखिए उस अमुक व्यक्ति के पास यानी बीए तो होना ही चाहिए, बैचलर ऑफ डिग्री तो होनी ही चाहिए। अब इसमें किन किन क्षेत्रों में या कौन कौन से सब्जेक्ट में वो डिप्लोमा ले रखा हो, जैव रसायन में, सूक्ष्म जैविकी में या जैव प्रौद्योगिकी में बीएससी की डिग्री जिसके पास होगी वो ही इसके अंदर प्रवेश पा सकते हैं। थर्ड नंबर पे खाद्य विज्ञान और पोषण अथवा आहारिकी में एमएससी किसी भी व्यक्ति को क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करती है और ऐसे व्यक्ति को कई स्थानों पर नौकरी में वरीयता भी दी जाती है। और इसके लिए और क्या जरूरी होता है, हमें एमएससी करना जरूरी होता है। एक आहार विशेषज्ञ अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद आगे अध्ययन करके पंजीकृत आहार विशेषज्ञ की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। बहुत से देशों में इस संबंध में नियंत्रक कानून भी है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षण और शोध पर केंद्रित जीविका का चयन करता है तो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शोध संस्थानों में बहुत से विकल्प खुल जाते हैं। शिक्षण संबंधी पदों के लिए योग्य होने के लिए अब आवश्यक हो गया है कि व्यक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अथवा राज्य पात्रता परीक्षा को पास करे, यानी यूजीसी द्वारा वह जो भी मतलब इस क्षेत्र में जीविका की तैयारी करना चाहता है वो यूजीसी द्वारा पास आउट और उसके द्वारा ही कोई प्रमाण पत्र उसके पास होता है तो ही वह इसके लिए योग्य होता है। यदि व्यक्ति
शैक्षिक या शोध क्षेत्रों में अपनी जीविका चाहते हैं तो पीएचडी की डिग्री लाभकारी सिद्ध होगी। फिर उसके अलावा एक स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो उस स्पेशलिस्ट के लिए उसे पीएचडी, जिसमें उन्होंने एमएससी की, उस सब्जेक्ट में उसे पीएचडी भी करनी होगी। फिर हमारे आता है कार्य क्षेत्र की भूमिका। नैदानिक पोषण और आहारिकी से संबंधित शिक्षा के उपरांत व्यक्ति को पोषण विशेषज्ञ, आहार सलाहकार, शिक्षक, शोधकर्ता या उद्योग सलाहकार के रूप में संसाधनों के जीविका के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। इस क्षेत्र में प्राथमिक जीविका के अवसरों में आहार विशेषज्ञ, आहार सलाहकार तथा नैदानिक पोषण विशेषज्ञों के लिए ऐसे उद्योगों में जीविका के अनेक अवसर उपलब्ध हैं जो शोध और विकास कार्यों से चिकित्सीय खाद्य पदार्थों के निर्माण, विक्रय से पोषण और औषधियों पर शोध कार्यों से नली से दिए जाने वाले आहारों तथा विभिन्न प्रकार के पोषण सहायक फार्मूला युक्त खाद्य पदार्थों को बनाने के प्रयोजन से संबंधित हैं। अब देखिए इसके कार्य क्षेत्र को हम देख लेते हैं एक बार। यदि किसी व्यक्ति की भोजन के उचित उपयोग एवं प्रयोग द्वारा रोगों की स्थिति को नियंत्रित करने, उनकी रोकथाम और उपचार करने में गहरी रुचि है तो उसके लिए नैदानिक पोषण और आहार की एक उपयुक्त क्षेत्र है। इसके दो मत नहीं कि डॉक्टरों के पोषण और आहार का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। वैसे तो अधिकांश लोगों को आहार विशेषज्ञों और आहार सलाहकारों की भूमिका के बारे में पता है, लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता है कि विभिन्न प्रकार के रोगों के दौरान होने वाले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों पर शोध करने के अवसरों का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम इस रामायण को पढ़ने से अच्छा है कि हम अपने टॉपिक पे ही आ जाते हैं। देखिए यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं, यानी नैदानिक पोषण और आहारिकी के क्षेत्र में जीविका के अवसर। स्वास्थ्य क्लबों या व्यायामशालाओं में सलाहकारों, चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखिए अब हम जो अपना एक अवसर हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। अस्पतालों या स्वास्थ्य संस्थान में आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। अस्पतालों, विद्यालयों, उद्योगों के अल्पाहार गृहों इत्यादि की खानपान सेवाओं में आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसे उद्योगों में कार्य कर सकते हैं जो विशेष स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए विशिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थों का विकास और आपूर्ति करते हैं। शिक्षण और शैक्षिक संस्थाओं में कार्य कर सकते हैं। शोध संस्थानों, विशेषकर चिकित्सकीय शोध संस्थानों में कार्य कर सकते हैं। पोषण विपणन के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हमारा नैदानिक पोषण और आहार से संबंधित तकनीकी लेखन का कार्य भी हम
कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से हम कई क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं यदि हम एक आहार के विशेषज्ञ हैं और इसमें हम अपना आजीविका चलाना चाहते हैं। तो धन्यवाद।